का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। तो यहाँ पर मिक्सअप जो है अपडेट्स देखने के लिए मिल रही हैं। पहला पॉइंट समझेंगे, भारत ने रूस से घटाई तेल की खरीद, यानी कि 15,000 किलोमीटर दूर इस देश से 2 साल बाद खरीदा क्रूड। वैसे तो रूस अब भी भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है, लेकिन जनवरी में भारतीय कंपनियों ने उससे खरीदारी कम कर दी। इस बीच भारत में दूसरे कई देशों से खरीदारी बढ़ा दी। हालांकि अमेरिका से शिपमेंट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अधिक टैरिफ लगाया हुआ है। उससे भारतीय कंपनियों ने अब रूस से खरीदारी कम कर दी है और तेजी से नए स्रोत तलाश रही है। ईटी की अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2 साल बाद गुआना से कच्चे तेल का पहला शिपमेंट लिया। साथ ही जनवरी में सऊदी अरब से आयात में लगभग 1/3 की बढ़ोतरी की गई। देखिए, वैसे तो रूस ऐसा देश है जो कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों को सस्ता बेचता है। रूस के मुकाबले बाकी जितने भी देश हैं, कहीं ना कहीं रूस के मुकाबले तो उनसे कच्चा तेल महंगा ही पड़ता है। और फिर अगर देश और भी ज्यादा दूर हैं, जैसे कि फिलहाल गुआना की बात करें, गुआना जिससे अभी तेल नया खरीदता नजर आया है, यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है 2 साल बाद, तो वो शिपिंग कॉस्ट में ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि रास्ता ज्यादा लंबा हो जाता है। दैट्स व्हाई। अब देखिए, एक पॉइंट ये भी है कि ग्लोबल रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स प्रोवाइडर केपलर के अनुसार जनवरी के पहले पखवाड़े में भारतीय रिफाइनरों ने गुआना से रोजाना 297 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल, 297,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। यानी कि गुआना तेजी से एक नया वैश्विक तेल उत्पादन बनकर उभर रहा है। वहां तेल के बड़े भंडार मिले हैं, उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि लंबी शिपिंग दूरी के कारण गुआना भारत के लिए तेल का पसंदीदा स्रोत नहीं रहा। लेकिन फिलहाल ये नहीं है कि तेल अवेलेबल नहीं है, तेल मिल रहा है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, सस्ता नहीं है रशिया के अकॉर्डिंग, रूस के अकॉर्डिंग। रूस से तेल की जो आपूर्ति कम होने के कारण भारतीय रिफाइनरियां, वैसे तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, भारतीय रिफाइनरियों में इंडियन ऑयल अभी भी कच्चा तेल रशिया से, रूस से खरीद रही है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो यहाँ पर कच्चा तेल रूस से नहीं खरीद। तो आपूर्ति कम होने के कारण भारतीय रिफाइनरियां अब गुआना को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है। इस महीने भारत में तेल की मजबूत मांग को देखते हुए पश्चिम एशिया के सऊदी अरब, इराक, अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला से भी कच्चे तेल का आयात बढ़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश। आपको पता है इंडियन ऑयल अपनी 88% की जरूरतें लगभग कच्चे तेल से ही कच्चा तेल से ही निर्भर रहता है। तो कच्चे तेल पर ही कंपनी का बड़ा बिजनेस हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर यहाँ पर रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बना तो हुआ ही है। जनवरी के पहले पखवाड़े में रूस से जुटाना लगभग 1.179 मिलियन बैरल तेल आया, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 3% कम है। कम होने की वजह यहाँ पर रिलायंस ने भी काफी टाइम से तेल नहीं खरीदा था, पर अब एक और अपडेट है जहाँ पर देखने के लिए मिला कि एक बड़ा टर्मिनल जो है फिलहाल यहाँ पर रिलायंस भी रशिया से खरीदता रूस से नजर आया है। बाकी कोई ऑफिशियल अभी कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर न्यूज है, फिर भी उस पर एक बार फिर दोबारा अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन बात हम इंडियन ऑयल की कर रहे हैं तो केपलर के आंकड़ों के मुताबिक ईरान से आयात 18% बढ़कर रोजाना लगभग 1.071 मिलियन बैरल हो गया। सऊदी अरब से भी रोजाना आयात 36% बढ़ गया है। सो इस तरह से बाकी देशों से आयात बढ़ता नजर आ रहा है। नाइजीरिया से भी पिछले महीने की तुलना में लगभग दुगना होता नजर आ रहा है। अंगोला में भी लगभग 3 गुना बढ़ता नजर आ रहा है। अरब अमीरात से भी आयात जो है 40% घटता नजर आ रहा है। और अमेरिका में जो पहले शिपमेंट के जनवरी के पखवाड़े में लगभग स्थिर देखने के लिए मिल रहा है। सो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनियां अब बाहर की तरफ रुख कर रही हैं, यानी कि कुछ कंपनियां अभी भी रूस से तेल नहीं खरीद रही और जो कंपनियां रूस से तेल खरीद ली हैं उनके लिए तो बेटर है। इसलिए कुछ चीजें नॉलेज के लिए भी रहती हैं, जरूरी नहीं होता कि हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट वही बात पर यहाँ पर हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। नॉलेज अगली वीडियोस में काम आती है। अगला पॉइंट समझ लिया तो इसके बीच एक डिविडेंड शेयर भी शेयर कर देते हैं। आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने जा रही है। वैसे तो वीडियो के एंड पर बोनस अप्रीशिएट डिविडेंड शेयर रहते हैं, वो शेयर किए जाते हैं, अब भी किए हुए हैं। फिलहाल एक डिविडेंड शेयर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने फिक्स की है, 27 जनवरी की रिकॉर्ड डेट है। यहाँ पर प्रत्येक शेयर पर 22 रुपए का डिविडेंड की मंजूरी मिली है। 27 जनवरी को रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। 20 मार्च तक पैसे खाते में आ सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहना है।
ये कंपनी डिविडेंड देने जा रही है 20 जनवरी को जो घोषणा हुई है। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर टेक्निकल वाइज इंडियन ऑयल में समझ लें तो RSI में कोई प्राइस अटर्न नहीं बनी हुई। ट्रेल एंड मोमेंट स्कोर 48 के करीब देखने के लिए मिले। MACD सिग्नल रेड। टेक्निकल वाइज हम नहीं कह सकते कि बायर्स या सेलर्स दोनों ही एक्टिव। ट्रेंड फिलहाल इंडियन ऑयल में नेचुरल बना हुआ है। अगर हम एनालिसिस की बात करें ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग तो 15 स्ट्रांगली बाय के लिए बोल रहे हैं, 5 बाइंग की रेटिंग देते हैं, 5 होल्ड की रेटिंग देते हैं, तो 25 तो एक तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं और 4 और 2 यानी कि 6 यहाँ पर सेल की बात भी कर रहे हैं। वहीं पर पर्सनली एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है LIC का स्टेक काफी बढ़िया इंडियन ऑयल कंपनी में बना हुआ है। बैक टू बैक समझे तो कंपनी की 5 फरवरी को बोर्ड मीटिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स तीसरी तिमाही के आते हमें नजर आएंगे। साथ में अगर मैं कुछ एनालिसिस के टारगेट प्राइस की बात करूं, साथ में डेट भी मेंशन है। तो GTBN परिभाष द्वारा 179 तक के टारगेट दिए गए हैं, MK द्वारा 190 तक के, ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड द्वारा 170 तक के टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा 166, 152 या फिर एक्यूमुलेट या नेचुरल रेटिंग देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर अगर हम बोनस की बात कर लें तो 30 जून को कंपनी ने बोनस दिया था 1.2 अनुपात का। इससे पहले भी कंपनी 4 बार बोनस देती नजर आई है। डिविडेंड 8 अगस्त को दिया कंपनी ने 3 का, 28 जुलाई को भी 3 का डिविडेंड देखने के लिए मिला। इसी तरह से 2023 में जो डिविडेंड देखा, फिर 2024 में डिविडेंड 1 देखने के लिए मिला, जिसमें फिलहाल कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए। ऐसा तो देखिए कहा जा रहा है कि बाजार में बहुत बड़ी रैली आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट इंडियन ऑयल में भी रैली आती हमें नजर आ सकती है। 190 तक, 185 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है और भी बड़ी रैली हो, कुछ एक्यूरेट तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर मार्केट में बढ़िया सिनेरियो आगे बनता नजर आता है तो इंडियन ऑयल में भी एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। वैसे तो देखिए इंडियन ऑयल ने काफी अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से दी ही है। आगे और कितनी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर किसी भी शेयर में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। कभी भी कुछ भी मार्केट में होता नजर आता। तो 100 रुपए भी निवेश करने हैं तो 5 रुपए करके 20 बार में निवेश करें। थोड़ा थोड़ा नीचे के लेवल हर 5 पॉइंट गिरने पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहे, लंबे समय में अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। डिविडेंड डील तो स्टॉक का बेहतर है ही। बाकी देखिए ये मेरा निजी विचार है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए समझे तो नई दिल्ली जम्मू कश्मीर की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के दक्षिण तटों तक, अरुणाचल प्रदेश के कीबूत में सूर्य की पहली किरणों से लेकर जैसलमेर की सुनहरी रेत तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि भारत के दैनिक जीवन को शक्ति प्रदान करने वाली एक अदृश्य शक्ति के रूप में खड़ी है, जो कि ऊर्जा कंपनी से कहीं बढ़कर, यानी कि इंडियन ऑयल एक राष्ट्रीय जीवन रेखा है जो देश के कोने कोने में लोगों को, उद्योगों और आकांक्षाओं को जोड़ती है। फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 में से 127वें स्थान पर इंडियन ऑयल भारत की शीर्ष रैंक वाली ऊर्जा यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक विश्वसनीय नाम। राष्ट्रीय अपने सशक्त आदर्शों से प्रेरित होकर इंडियन ऑयल भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रगति कर रही है। दूसरा पॉइंट समझे तो 1964 में अपनी स्थापना के बाद इंडियन ऑयल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित हुआ है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को भी ढलता नजर आया है। इन पॉइंट समझे तो शोधन, पाइपलाइन, विपणन, पेट्रोकेमिकल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, उभरते हरित ईंधन की तरफ कंपनी काफी अच्छा करती नजर आ रही है। इंडियन ऑयल के पास लगभग 10 रिफाइनरियां हैं जिनका स्वाथिंग और संचालन वह खुद करती है और इन रिफाइनरियों की संयुक्त क्षमता भी 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो भारत के सबसे बड़े क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क का प्रबंधन भी करती है, जो कि 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है और प्रति वर्ष 100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन भी करता है। 40,000 से अधिक ईंधन स्टेशन, 63,000 से अधिक ग्राहक संपर्क बिंदु यानी कि कस्टमर जो जुड़े हुए हैं और एक विशाल खुदरा नेटवर्क के साथ इंडियन ऑयल प्रतिदिन 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों की सेवा प्रदान करता है। प्रतिदिन 22 लाख LPG सिलेंडर को रिफिल करता है। 130 हवाई अड्डों पर प्रतिदिन 2800 से अधिक उड़ानों का ईंधन प्रदान करता है। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ अलग से समझाने वाला नहीं है। हम यहाँ पर मेन मोटिव से थोड़ा डीप बात कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस को लेकर के कि एक्चुअल में कंपनी कर क्या रही। समझा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी चीजें हैं समझने के लिए। इंडियन ऑयल की अगर विशालता की बात करें तो एक जिम्मेदारी की भावना के अनुरूप है। भारत की सबसे बड़ी ग्राहक केंद्रीय संगठनों में से एक होने के नाते कंपनी अपने दूसरे क्षेत्रों में भी निर्बाध ऊर्जा पूर्ति सुनिश्चित कर इसका प्रमुख जो LPG ब्रांड इंडेन है 15 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचता है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जैसी पहलों ने भी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में भी स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को पहुंचाने में मदद की। तो ये है इंडियन ऑयल के ऑल ओवर बिजनेस की बात हमने जो की। इसके अलावा समझे तो इंडियन ऑयल परिवर्तन
की ओर भी बढ़ता नजर आ रहा है। कंपनी भारत के स्वच्छ ऊर्जा, आपको पता है गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 का देश को नॉन फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर अग्रह करना, और नॉन फॉसिल फ्यूल से चलने वाली जो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली चीजें हैं लाइक हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, बायोगैस, सीबीजी, इथेनॉल मिश्रण, SAF तत्व, विमान ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी भारी निवेश कंपनी करती नजर आ रही है बैक टू बैक। अगर मार्च 2025 तक की बात कर ली जाए तो E20 पेट्रोल 8000 से अधिक आउटलेट पर उपलब्ध, 470 से अधिक आउटलेट एथनॉल 100 पर उपलब्ध। इंडियन ऑयल भारत में 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी संचालित कर रहा है, जो भारत के कुल चार्जिंग स्टेशनों का लगभग 58% है। यह कंपनी टाटा मोटर के सहयोग से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का संचालन भी करती है। अगर हम बात करें हरित नवचारों में सूर्यानुतन सोलर कुकटॉप यानी कि सोलर कुकटॉप जैसे उत्पाद और बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर परियोजनाएं भी शामिल है। तो इस तरह से ऑल ओवर आप कंपनी का पॉइंट टू पॉइंट समझ पा रहे हैं किस तरह से कंपनी अपने पहले इंडियन फिर ऑयल का सिद्धांत उसकी CSR पहलों में गिराई में झलकता है। यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में ही कंपनी ने CSR में भी 460.49 करोड़ का निवेश किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, महिला शक्तिकरण और कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण स्थिरता में 13.6 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ है। इंडियन ऑयल को देखिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, कहीं कहीं से बहुत सारी जगह उसे मान्यता भी प्राप्त हुई है। ऑल ओवर मेन पॉइंट को समझे तो वो ये है कि इस तरह से इंडियन ऑयल पूरे देश में फैला हुआ अपना बिजनेस, अपना काम करता रोजाना नजर आ रहा है। होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंडियन ऑयल एक्चुअल में क्या कर रहा है, और अगर आप यहाँ पर पैसा लगा करके बैठे हैं तो भी आपको समझ आया कि इंडियन ऑयल का एग्जैक्ट बिजनेस चल क्या रहा है, और अगर नहीं लगाए या फिर लगाने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आपको पता चला होगा कि यहाँ पर इंडियन ऑयल का बिजनेस क्या है, जिससे हमें काफी मदद मिलती है। 87 म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर मंथ में बाइंग की है और 42 म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है। यानी कि मतलब साफ है खरीदार ज्यादा हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्वांटिटी वाइज क्या हुआ है। तो करीब 17,91,674 यानी कि लगभग मोटा मोटा लगाएं तो 18 लाख स्टॉक्स का चेंज होता नजर आया है। समझे तो दिसंबर मंथ में ये चेंज पॉजिटिव हुआ है। अक्टूबर नवंबर इन 2 महीनों में हमें देखने के लिए मिली थी सेलिंग, लेकिन अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड फिर से एक बार इंटरेस्टेड होते नजर आ रहे हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड ने 400 से ज्यादा मिलियन के शेयर ऑलरेडी होल्ड किए ही हुए हैं, और यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हमें ऐड होती नजर आई है। जहां पर टॉप बायर्स की बात करें तो कोटक आर्बिट्रेज फंड ने यहां पर काफी बढ़िया क्वांटिटी बाई की, लगभग 1,43,61,750 स्टॉक्स की बाइंग करके इन्होंने एक बड़ी बाइंग यहां पर दिखाई है। इन्वेस्को इंडिया ने भी 32-33 लाख के स्टॉक करीब बाई किए हैं। टाटा आर्बिट्रेज फंड ने भी 30 लाख स्टॉक्स बाई किए हैं, और इनके पास पहले से भी काफी अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है। लगभग देखा जाए तो सारे म्यूचुअल फंड जो हैं आर्बिट्रेज वाले लगभग देखने के लिए मिल रहे हैं टॉप पर, जिन्होंने काफी अच्छी बाइंग की। उसके बाद आते हैं एडवाइजर्स बिजनेस साइकिल फंड, इन्होंने 5,78,000 स्टॉक करीब खरीदे। बंधन आर्बिट्रेज फंड ने भी 5,65,000 खरीदे। एक्सिस आर्बिट्रेज फंड ने भी 4,58,000 स्टॉक्स खरीदे। सो लगभग काफी अच्छी बाइंग का सिनेरियो हमें म्यूचुअल फंड्स द्वारा इंडियन ऑयल में देखने के लिए मिला है दिसंबर के महीने। टॉप सेलर की बात कर लूं तो 43 लाख स्टॉक बेचते नजर आए हैं एडवाइजर आर्बिट्रेज फंड। आयशर प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी 29-30 लाख स्टॉक्स की क्वांटिटी सेल की है। आईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 25-26 लाख स्टॉक्स करीब बेचे हैं। इसी तरह कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड 15,40,000 स्टॉक्स बेचते नजर आए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया डिविडेंड यील्ड फंड ने भी 20-21 लाख स्टॉक्स बेचे हैं। तो ये नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं की गई है, लेकिन लगभग देखा जाए तो कोटक आर्बिट्रेज फंड ने जो बाइंग की है वो लगभग देखा जाए तो इन सभी सेलर से ज्यादा ही लगभग बनी। या टॉप सेलर्स की बात करें तो काफी अच्छी बाइंग एक में ही कंप्लीट होती नजर आई। बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते नजर आए वो एक अलग सिनेरियो था, यानी कि 18 लाख स्टॉक्स करीब बाइंग की गई म्यूचुअल फंड द्वारा इंटरेस्टेड होते नजर आए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग देख सकते हैं। यहां पर कंपनी के कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आते 31 दिसंबर तक के नजर आएंगे, यानी कि 5 फरवरी को बोर्ड की बैठक देखने के लिए मिलने वाली है। ट्रेडिंग विंडो 7 फरवरी तक बंद रहेगी, ऐसा इनका कहना है इनसाइडर के लिए। फिलहाल तो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके अलावा बात करें तो देखिए वही बात है, अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो पहले 5 मिनट का वीडियो आपके लिए है, नए हैं तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं जिस पर डीप एनालिसिस किया है। बोनस डिविडेंड या सप्लीमेंट शेयर कोई रहते हैं तो वीडियो के एंड पर डिस्कस हुए रहते। एक पॉइंट यहां पर और आता नजर आ रहा है, तेल कंपनियों की खुशी छीन सकती है सरकार, क्या आप जनता पर पड़ेगा असर, एक्सपर्ट्स की चेतावनी। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वेनेजुएला पर अमेरिका के नियंत्रण के बाद माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत दुनिया भर को सस्ता तेल बेच सकते हैं। ऐसा होता है तो भारतीय तेल कंपनियों की जेबें भर सकती है। ये तो एक अच्छा पॉइंट हुआ, लेकिन सरकार इस पर पूरी नजर रख रही है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सरकार आने वाले बजट जो कि कुछ ही हफ्तों में आने वाला है और इन कंपनियों के बढ़ते मुनाफे को देखकर, क्योंकि ऑयल
मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल डीजल के पीछे ज्यादा बचत हो रही है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम कम है, पेट्रोल डीजल के दाम उतने ही है, जिस वजह से मार्जिन में बढ़िया फर्क आ रहा है। लेकिन जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सरकार आने वाले बजट में इन कंपनियों के बढ़ते मुनाफे को एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर वापस, और अगर सरकार ऐसा करती है तो इसका असर आम आदमी पर भी दिखाई। चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी कच्चे तेल की कीमत करीब $60 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है, जो कि आज के दिन तेज होती नजर आई। कल से परसों से ही यहाँ पर जो है थोड़ा रिकवरी हुई है क्रूड ऑयल में, मतलब रिकवरी कहे कि नीचे रहे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल निवेशकों को तेल और गैस कंपनियों में सोच समझकर पैसा लगाने की सलाह दे रही है। इस फर्म ने ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे सरकारी कंपनियों पर तो बाय रेटिंग की बरकरार रखी है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी एल की ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन और कुछ वित्तीय जोखिमों की चेतावनी दी। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें कम रहने से तेल मार्केटिंग कंपनियों को फिलहाल मार्केट मार्जिन मुनाफे का अंतर अच्छा मिल सकता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। फर्म का कहना है कि सरकार आने वाले बजट में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है, जिससे तेल कंपनियों को कम कच्चे तेल की कीमतों से होने वाला फायदा कम हो सकता है। अब देखिए वो तो गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी, वो तो एक अलग बात है, या फिर वो बजट पर ही पता चलेगा। पर फिलहाल जेएम फाइनेंशियल का ऐसा व्यू है कि ऐसा हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ऑटो फ्यूल पर मिला जुला ग्रोस मार्केटिंग मार्जिन 8.2 रुपए प्रति लीटर है, जबकि ऐतिहासिक रूप से है 3.5 रुपए प्रति लीटर। इसका मतलब साफ है कि एक्साइज ड्यूटी 3 से 4 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गुंजाइश है। फर्म ने यह भी बताया कि एक्साइज ड्यूटी में हर 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार को सालाना 165 अरब रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू मिल सकता है। देखिए अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो तेल कंपनियां इसका भार आम जनता पर डाल सकती हैं, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में तेजी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। वैसे तो सरकारी तेल कंपनियों से कीमत ना बढ़ाने के लिए सरकार कह सकती है, लेकिन पिछले साल सरकार ने ऐसा ही किया था। इससे तेल कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। तो इन 3-4 लाइनों में सारा कुछ ही कवर हो गया। एक साइड पर तो ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, जबकि कम होने चाहिए, लेकिन अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो उसकी वजह से कंपनियों को यहाँ पर जो है ज्यादा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा तेल का, और उसकी वजह से सरकार ये भी कर सकती है कि तेल कंपनियों का मुनाफा कम हो और पेट्रोल डीजल के दाम वहीं रहे और एक्साइज ड्यूटी भी सरकार ले, क्योंकि क्रूड ऑयल बास्केट फरवरी 2021 के बाद पहली बार $60 प्रति बैरल के नीचे आया और भारत कच्चे तेल की अपनी लगभग 88% मांग को आयात से पूरा करता है, यानी कि विदेशों से ही लेता है। क्रूड की कीमत में प्रति बैरल यानी कि $1 की भी गिरावट अगर रहती है तो भारत को ईयरली तेल आयात का जो खर्च है करीब 13,000 करोड़ रुपए की कमी आती है। उस हिसाब से देखा जाए तो कच्चा तेल काफी कम रहा है। यहाँ पर $75-80 से नीचे आता नजर आया। 75 पर बहुत समय बना रहा, फिर यहाँ पर 65 के करीब बना रहा, तो फिलहाल 60 से नीचे बना हुआ है। उस हिसाब से तो काफी 1000 करोड़ की आयात खर्च में कमी आई। लेकिन यहाँ पर जून तक इनका फायदा देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तो है ही, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम वही बने हुए हैं और कच्चे तेल के दाम कम है। कच्चा तेल सस्ते में खरीदा जा रहा है और एक अच्छा मुनाफा भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमा रही हैं। क्रूड के दाम $50 प्रति बैरल या उससे भी कम हो सकते हैं, जो कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एनालिसिस द्वारा ऐसा कहना था। इससे भारत को अपना इंपोर्ट बिल घटाने में भी मदद मिलेगी और इस मद में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। सो पिछले 20 वर्ष में भी बात करें तो $161 अरब का कच्चा तेल आयात किया गया था। तो ये एक बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज है। अगर यहाँ पर जो ये तो खैर हो ही रहा है कि कच्चा तेल के दाम कम है, तो ये तो खैर होती न्यूज है जो कि एक अच्छी ही है। उसके बाद बात कर लें तो जेफरीज द्वारा भी यहाँ पर इंडियन ऑयल पर अपनी राय दी गई। अगर इनकी बात करें तो इंडियन ऑयल के 185 तक के टारगेट इन्होंने दिए हैं। और तो और ब्रोकर्स फर्म ने प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार, मार्जिन्स में अपेक्षित वृद्धि। जेफरीज का मानना है कि कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और पूंजीगत व्यय की स्पष्टता शेयर पर उसे पॉजिटिव रूप का आधार है। तो इस तरह से बड़े एनालिसिस द्वारा यहाँ पर अपर टारगेट्स रिकमेंडेशन करी जा रही है, लेकिन ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा। और तो और एनालिसिस द्वारा बड़े अच्छे रिव्यू दिए जा रहे हैं 2026 के लिए, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ तक। और इसके अलावा भी इंडियन ऑयल पर 155 से 165 के दायरे में खरीदने की सलाह दी गई है, जिसका लक्ष्य 190 तक बताया जा रहा है, जो आईसीआई डायरेक्ट को उम्मीद है कि शेयर में तेजी आएगी और यह अपने उच्चतम स्तर के आसपास स्थित 190 के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, ऐसा आईसीआई डायरेक्ट एनालिसिस का भी कहना है। रही बात बोनस डिविडेंड स्प्लिट शेयर्स की, तो वो वीडियो के एंड पर शेयर किए गए हैं। देखिए इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल में काफी सारी चीजें नहीं है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के चलते नजर आ रहे हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू भी होते हुए नजर आए। इंडियन ऑयल की बात करें तो एक बड़ी निवेश की योजना है आगामी परियोजनाओं के लिए। अगर 5 साल की बात करें अगले, तो 1.66 ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है शोधन और पाइपलाइन में अपना मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है। जो कंपनी के सीईओ ने, कंपनी ने यहाँ पर जो अपनी परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्ष का एक
निवेश का बयान दिया है या फिर यहाँ पर सीईओ के द्वारा बयान दिया गया था। तो अगर समझा जाए तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही बनता है कि पाइपलाइनों में मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है, साथ में पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, हरित ऊर्जा में महत्वपूर्ण विविधता लाना है, ताकि 2040 तक शुद्ध शून्य प्रचालन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल खत्म किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी लाइक यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम को बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें कंटिन्यूसली कंपनी का यहाँ पर क्या मुख्य व्यवसाय या विस्तार या रिफाइनिंग या क्या सिनेरियो है, तो आईओसी की जो योजना है वो 2028 तक, तो इसकी कुल कच्चे तेल की शोधन की क्षमता है वो 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 98.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने। अगर हम पानी पर रिफाइनरी की बात करें तो 25 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार कार्य प्रगति पर है, जो जून 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। पानीपत रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी की बात करें तो इसकी भी क्षमता 13.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 18 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने का कार्य प्रगति पर है, जो 25-26 में से चालू करने का प्रस्ताव है। बरौनी रिफाइनरी की बात कर ले, उत्पाद क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इकाइयों को जोड़ने का भी कार्यान्वयन के अधीन है। तो इस तरह से कंपनी अपनी जो रिफाइनरियां हैं उन पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी लागत या अपनी क्षमता को बढ़ाती है अपने बिजनेस के लिए, तो फिर उसके बाद उस कंपनी की सेल्स में भी इजाफा होता है। जब फिर किसी कंपनी की सेल्स में इजाफा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट में अपने आप फर्क पड़ता है। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो इसमें तो काफी सारी चीजें हैं जो कि सारा कुछ देख करके चलना है, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस, इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, तो इनमें तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर पॉइंट पर पॉइंट समझें तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन है, जैसे कि हमने कल कर्ज के लिए बात की थी, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, उसके अलावा समझें तो पाइपलाइन अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चल रही 21 परियोजनाओं के माध्यम से नेटवर्क को 22,000 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित किया जाए। इसके अलावा भी समझें तो कच्चा तेल पाइपलाइन लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई 17.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। पानीपत रिफाइनरी परियोजनाओं में सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक एक नई उत्पाद पाइपलाइन और एक विस्तार शामिल है, यानी कि एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन की बात की जा रही है। इंडियन ऑयल का लक्ष्य 2030 तक अपनी पेट्रोकेमिकल क्षमता को 3 गुना करना है, जिसमें विशेष रसायनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके अलावा भी समझे तो पारादीप रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पे भी 61,077 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और धोरी फीड क्रैकर इकाई के लिए 13,840 करोड़ रुपए वाली एक बड़ी परियोजना का उद्देश्य है पेट्रोकेमिकल उत्पाद करना और आयात को कम करना। इस तरह से 2026 अप्रैल तक के 73 के पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी ऊर्जा मिश्रण में भी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार के लक्ष्य का सपोर्ट करती है। पाइपलाइन, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। एनोर एलएनजी टर्मिनल विस्तार यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 मिलियन मीट्रिक टन करना। तो हो सकता है आधी चीज़ें आपको पता हो, आधी चीज़ें आपको अब पता चल रही हो, और काफ़ी सारे वर्ड भी ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रॉपर जो है कंपनी अपनी प्राकृतिक गैस पर भी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो ऑल ओवर कंपनी का एक बढ़िया बिजनेस प्लान हम समझ पा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी कंपनी का विस्तार करना जारी है। पोर्टफोलियो को 3 वर्षों के भीतर 18 गीगावाट का लक्ष्य शामिल है, जहां पर अपने पोर्टफोलियो को 31 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कही जाइए। इसके अलावा कंपनी की एक सहायक कंपनी टेरागली लिमिटेड के माध्यम से भी किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन भी आपको पता है, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी कंपनी बड़ा ही लेवल पर काम कर रही है। जैव ईंधन SAF जो जहाज़ों में डलता है, और फिर नए उद्यम पर भी यहाँ पर कंपनी का बना सिस्टम, परमाणु ऊर्जा, बैटरी निर्माण, और फिर एल्युमिनियम, एयर, लिथियम ऑयल सेल खोज करना भी शामिल है। सो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर के दिखा रही है। इसके अलावा भी समझे तो ऊर्जा परिवर्तन के लिए ही 2.5 ट्रिलियन का भारी निवेश करना जारी है। इसमें हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन 2028 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 18 गीगावाट तक विस्तारित करना शामिल है। तो इस तरह से कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करती नजर आ रही है। हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लें, प्रोजेक्ट स्प्रिंट पर हमने एक परसों वाली वीडियो पर भी आपके साथ ऑल ओवर डिस्कस किया था कि क्या प्रोजेक्ट स्प्रिंट का मीनिंग है और क्या यहाँ पर सिस्टम बनाए जा रहे हैं। देखिए, कंपनी का एक प्रोजेक्ट है स्प्रिंट, जिसमें वैसे तो हम देख पा रहे हैं कि रिफाइनिंग पाइपलाइन, इसके साथ रिटेल
इंस्टीट्यूशनल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एलपीजी, एविएशन फ्यूल, ल्यूब्स, न्यू बिजनेस, नेचुरल गैस, ट्रेडिंग डेस्क, अल्टरनेटिव एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, ये सारी ही चीज़ों पर कंपनी अपना एक बड़ा दाव लगाती नजर आई है। कई चीज़ों पर कंपनी बेस्ट कर रही है और कई चीज़ों पर कंपनी एंटर कर रही है, कई बिजनेस में नए एंट्री हो रही है। कहीं ना कहीं कंपनी अपना बेस्ट अपना पार्ट यहाँ पर निभा रही है। लेकिन एक्चुअल में ये सप्रीन प्रोजेक्ट क्या है उसके लिए भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखेंगे कंपनी के बहुत सारे बढ़िया ब्रांड्स हैं, इंडेन, सर्वो, इंडीग्रीन, ऑटोगैस, छोटू, सो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर कंपनी के ब्रांड है। यहाँ पर काफ़ी ब्रांड का नाम हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलता है और रेगुलर लाइफ में ये यूज़ भी होते हैं। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर कंपनी का जो ये प्रोजेक्ट परिस्प्रिंट है जिसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था, ये एक 3 वर्षीय यानी कि 2025 से 2028 तक का प्रोजेक्ट है जो कि जिसकी रणनीति है परिवर्तन पहल, यानी कि जिससे कंपनी अपनी रिफाइनरी की दक्षता को बढ़ाना, मजबूत करना और फिर ऊर्जा परिवर्तन के लिए भी तैयार होने के लिए डिजाइन किया। अगर 3C कोर लागत, कस्टमर और प्रौद्योगिक प्रतिभा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते उसका लक्ष्य है कंपनी का ऊर्जा तीव्रता प्राप्त करना है। जो और पहलू की बात करें तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए पहल जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है वो कंपनी अपनी रिफाइनरियां जो सारी की सारी जो कंपनी की 9 रिफाइनरियां लगभग बताई जा रही हैं उसको EI के पहले चतुर्थांश में लाना है। और तो और कंपनी इसके साथ मुख्य व्यवसाय यानी कि पेट्रोकेमिकल, ईंधन विभाग, प्रमुख व्यवसाय को मजबूत करना, तेल शोधन को, ग्राहक को भी एक दृष्ट करना। तो इसी तरह से ये तो चलो नेचुरल पॉइंट है जैसे कि जीवाश्म ईंधन से दूर हटने की तैयारी। तो वही जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने एक एम लिया हुआ है 2030-40 तक का। और तो और समझे तो यहाँ पर कंपनी पहले ही रिफाइनरियों में सुधार भी कर चुकी है और खुदरा दुकानों को तेजी से चालू करने में सक्षम भी बनाया और यहाँ पर सर्वो ब्रांड की बिक्री में वृद्धि भी देखने के लिए मिली। अब देखिए एक पॉइंट आपके साथ और डिस्कस करेंगे वो है मार्च 2025 तक का इंडियन ऑयल का कुल ऋण, क्योंकि लगभग 1.42 लाख करोड़ से 1.52 लाख करोड़ है, यानी कि 1522.7 बिलियन है, जो पूंजीगत व्यय और परिचालन आवश्यकताओं के कारण है। कंपनी का जो ऋण इक्विटी अनुपात है लगभग 67.8 से 106% है, जिसे हाल ही में जुटाई गई धनराशि लाने की लगभग 2000 से 3140 करोड़ का उपयोग ऋण के परिवर्तन और परियोजना के वित्त पोषण के लिए किया गया। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ नहीं आए, लेकिन जितना यहाँ पर आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा है वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में हम जो बात कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ऋण की एक बड़ी अमाउंट जो है और उसके बाद जो निकलने वाले कुछ पॉइंट हैं। देखिए मेन पॉइंट क्या है, 2024-25 तक के जो मार्च 2025 तक का कुल ऋण हमने आपके साथ डिस्कस किया जो रिपोर्टों के अनुसार है, लेकिन अगर शुद्ध ऋण की बात करें तो 1338.8 बिलियन बताया गया। इक्विटी का अनुपात या फिर ब्याज कवरेज का अनुपात वो 7.5 है, जो ऋण चुकाने की उच्च क्षमता को भी दर्शाता है। देखिए अगर आप इस चीज को समझेंगे कि कंपनी किस तरह से अपना सिनेरियो बदलती नजर आ रही है, तो देखिए दिसंबर 2024 में कंपनी ने ऋण के माध्यम से 15,000 करोड़ की योजना बनाई। इसी के अलावा डिबेंचर में भी कंपनी ने यहाँ पर माध्यम से गैर परिवर्तन डिबेंचर से 2000 करोड़ भी जुटाए। अब ऋण में उतार चढ़ाव तो देखा गया, लेकिन 2024 में 11% कम हुआ ऋण, लेकिन मार्च 2025 तक फिर से 14.8% बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर इन निधियों का जो मुख्य रूप से उपयोग मौजूदा ऋणों के लिए पुनः वित्त पोषण और पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। रेटिंग की बात करें तो ICRA ने मई 2025 में इंडियन ऑयल को NDC कार्यक्रमों के लिए रेटिंग की पुष्टि भी की। अब कहने का मेन पॉइंट क्या है, वो ये है कि कंपनी के ऊपर ऋण है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी हर जगह पर एक नया अपना सिस्टम जो है नए बिजनेस में एंट्री करती है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती नजर आ रही है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगातार कंपनी की जारी। अब बात आती है बोनस शेयर के बारे में। मल्टीबैगर स्टॉक कंपनी 29 जनवरी को बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर रही है। क्यूपिड लिमिटेड 29 जनवरी को होने वाली बैठक में इक्विटी शेयरों के बोनस निगम पर विचार करेगी। साथ ही दिसंबर 2025 को समापन तिमाही के नतीजे भी जारी करेगी। बोनस निगम पात्र शेयर धारकों को मुफ्त शेयरों का वितरण है, जो कंपनी के निश्चित अनुपात में निःशुल्क बोनस शेयर जारी करेंगे। बोर्ड की मंजूरी के बाद क्यूपिड बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट की घोषणा भी की जाएगी। बोनस इक्विटी को ध्यान में रखते हुए शेयर की कीमत एक्स डेट पर समर्पित की जाएगी। आखिरी बार की बात करें तो अप्रैल 2024 में कंपनी ने प्रत्येक शेयर के बदले एक बोनस शेयर जारी किया। उस समय कंपनी ने शेयरों का स्प्लिट भी किया, जिसमें शेयर की कीमत 10 रुपए से घटकर 1 रुपए हो गई। 2018 में भी कंपनी ने प्रत्येक शेयर के बदले 5 बोनस शेयर जारी किए। 1993 से कंपनी स्थापित है। क्यूपिड भारत में पुरुष महिला गर्भ निरोधक पानी आधारित व्यक्ति स्नेह IVD किट, डिओरेंट,
और परफ्यूम, बादाम का तेल, बॉडी ऑयल, पेट्रोलियम जेली और अन्य एफएमसीजी उत्पाद का अग्रणी निर्माता और ब्रांड भी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे काम जो है फिलहाल कंपनी करती नजर आ रही है। फिलहाल कंपनी ने सऊदी अरब में भी एक एफएमसीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। कई भारत के बाहर क्यूबेड का पहला विनिर्माण संयंत्र होगा, जिसका उद्देश्य एफएमसीजी क्षेत्र में कंपनी की विकास रणनीति को सपोर्ट देना, यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र से शुरू करते हुए विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर। बाकी देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वीडियो जो है हम बनाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन लें, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह पहले लें, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पर सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के। सो बात कर लेते हैं बोनस इशू का स्पष्टीकरण। यानी कि पास 10 शेयर हैं तो अक्सीटा कॉटन आपको एक और शेयर देगी, जानिएगा। तो अक्सीटा कॉटन बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो सूचित किया गया है कि कंपनी ने 13 फरवरी 2026 यानी कि फ्राइडे की डेट को रिकॉर्ड डेट निर्धारित। कंपनी के बोनस इक्विटी शेयरों का निगमन आवंटन के पात्र शेयर धारकों को निर्धारित किया जाएगा, यानी कि 1.10 के अनुपात में होगा। अर्थात रिकॉर्ड तिथि पर प्रत्येक 10 मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए एक बोनस इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा, जो शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन है। और अक्षिता कॉटन एक नियामक फाइलिंग में भी कहा, यानी कि 5 जनवरी को ये बैठक हुई थी और यहाँ पर सिफारिश की गई बोनस इक्विटी शेयर यानी कि 1.10 के अनुपात में जारी किए जाएं। और यहाँ पर यानी प्रत्येक 10 मौजूदा इक्विटी शेयरों के बदले एक बोनस इक्विटी शेयर आवंटित साथ में किया जाएगा, जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन होगा। अगर वैसे बोनस निगम के पहले कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 34.77 करोड़ है। बोनस निगम पूरा होने के बाद कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 38.25 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है, जो ₹1 अंकित मूल्य के शेयरों के बराबर हो। सीधा कॉटन इस बोनस शेयर निगम के लिए 3.47 करोड़ रुपए के मुक्त भंडारण का उपयोग करेगी, जिससे बोनस शेयर निगमन के लिए पूंजीकृत किया जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की जो वित्तीय परिणामों के अनुसार कंपनी के पास 28.2 करोड़ रुपए का मुक्त भंडार है, जो कि एक मजबूत भंडार स्थिति को दर्शाता है। बोर्ड मीटिंग की तारीख से 2 महीने के भीतर यानी 4 मार्च 2026 को या उससे पहले सीता कॉटन द्वारा ऐसे बोनस शेयर भेजे जाने की अनुमानित तारीख है। शेयर की बात करें तो ऑल टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड जो है ऑल ओवर जो रिटर्न माइनस ही देखने के लिए फिलहाल मिल रहे हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर पैटर्न सही बना हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआई ने भी स्टेक अपना बढ़ाया है सितंबर मंथ में, जून से सितंबर में, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है। बाकी देखिए, जैसे कि आपको पता है, ये वीडियो बनाते हैं आप एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी निवेश करें, कोई भी डिसीजन लें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले लें, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।